हेलो बच्चों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक साइंस टीचर हूँ। हम आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ डेडिकेटेड है क्रैश कोर्स की तरह, ठीक है। ये सबको आप सबको डेडिकेटेड है जिन्हें लगता है साइंस में मेरे मार्क्स कम आए हैं, जिन्हें लगता है मुझे साइंस समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करूँगा साइंस को एक बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझाने के लिए, और मैं ये तरीका भी बताऊँगा कि कैसे आप 95% या 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं साइंस में। मैंने कई साल तक सीबीएसई बोर्ड की कॉपीज़ बोर्ड में इवैल्यूएशन करी हैं। मुझे पता है कि सीबीएसई में मार्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, कहाँ मार्क्स काटे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम क्या सीखने वाले हैं और किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा, पूरा प्रोग्राम रहेगा। अगले 30 डेज में हम पूरे की पूरी साइंस को कवर करेंगे। तो हर रोज़ हमारे पास 1 घंटे की एक वीडियो होगी। मान लीजिए कि आज मंडे है, मंडे में मैंने 1 घंटे की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो कवर कर ली। कल जब हम ट्यूसडे में आएंगे तो ट्यूसडे में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो एक चैप्टर हमने लगभग 2 दिन में कवर किया है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे में हमने वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। और लगभग हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें 14 या 15 चैप्टर्स मैक्स टू मैक्स हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो मैंने पूरा लगभग 30 डेज़ का एक प्लान बनाया हुआ है जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो किसी भी तरह से अगर हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स हमारा जो टाइम लगेगा वो 30 डेज लगेगा। अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मैटर। तो मैटर होता क्या है या मैटर को कैसे देखा जा सकता है, किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, और इसमें छिपा हुआ है एक क्वेश्चन भी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और मैं उसका आंसर भी बताऊंगा और मैं आपसे वो डिस्कस भी करूंगा कि किस तरह से उसका ये सटीक आंसर हो सकता है, ठीक है। वापस चलते हैं अपने मैटर पर। मैटर अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है। हर एक वो चीज जिसका अपना कोई मास है। मास मतलब हम केजी में उसे मेजर करेंगे, किसी भी तरह का मास हो सकता है उसके पास। अगर मास है तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर की फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है, उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए सरफेस होना चाहिए। मतलब मैं यहां पर 2 कंडीशन लिखने वाला हूं। फर्स्ट, इट शुड हैव सम मास, एंड सेकंड इज it should have or it should occupy some space where it is kept, जहां पर भी उसे रखा गया है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एयर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। बार बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में और बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। एयर अगर मैं किसी एक बलून में उसे भर दूं तो उसका कुछ ना कुछ मास हो जाएगा। आप इसे एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखी है। एक्टिविटी क्या है, मैं एक रॉड लूंगा, एक पतला सा कोई भी स्केल ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई टहनी ले सकते हैं, लाइट वेट होनी चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। एक तरफ मैं इन्फ्लेटेड बैलून, मतलब जिसके अंदर हवा भरी हुई है, और एक तरफ डिफ्लेटेड या अनइन्फ्लेटेड बैलून मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तरफ जिधर हवा भरी हुई है वो बैलून अपने आप ही नीचे चला जाएगा, और दूसरी तरफ जिस बैलून में हवा नहीं है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि हवा में भी मास है, ठीक है। दूसरी चीज, इसी को आगे समझते हैं। अभी मैंने बताया कि बलून में हमने हवा भर दी है तो उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। इसी का अपना इसने एक सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जब ये सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया है तो हम कह सकते हैं इसने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा है कि मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस,
ठीक है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब मैटर के बाद अगर हम जाएं तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ दुनिया में क्या मैटर होता है या किस तरह के मैटर और एंटी मैटर, या मैं कह सकता हूँ अपोजिट ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैटर क्या होता है और अपोजिट ऑफ मैटर मतलब एंटी मैटर। ठीक है, समझते हैं दुनिया में जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो हर एक चीज़ मैटर है। क्या हो सकता है? वुड, आपके आसपास किसी भी तरह का मेटल, लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, और हम इसके साथ साथ प्लास्टिक भी एक एग्जाम्पल रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं दुनिया में? जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, प्लांट्स, ठीक है, सॉइल, और जो चीज़ें नहीं भी दिखाई देती हैं जैसे कि एयर, वाटर भी हमें दिखाई दे जाता है, ये सब कुछ मैटर है। तो क्या ऐसा हो सकता है दुनिया में सारी चीज़ें मैटर ही हो, कोई एंटी मैटर हो ही ना, या कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मैटर ना हो? है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप किसी की फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते कि कितना किलो वो खुश है या कितना किलो वो उदास है, उसके फीलिंग्स को आप मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, फीलिंग्स हम लिख देते हैं या इमोशंस लिख देते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें ना मैटर में नहीं आ सकती क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एंटी मैटर हो गया। अब वायरल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये था, यूट्यूब पर बहुत वायरल हुआ था, क्वेश्चन ये था कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़, दुनिया की सबसे महंगी चीज़, तो उसमें जो आंसर दे रखा था उसमें क्या रखा था? 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर। ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट थी ना वो ट्रिलियन डॉलर्स में थी, ट्रिलियन डॉलर्स में थी। अब अगर मैं कहूँ कि एंटी मैटर जब हमारी फीलिंग्स हैं तो हम कैसे कह रहे हैं कि 1 ग्राम ट्रिलियन डॉलर्स का है? तो हम जब कह रहे हैं कि ये एंटी मैटर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो इसके साथ साथ एक चीज़ और लिंक करते हैं। यूनिवर्स अगर मैं कह दूँ ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सबको हम देख सकते हैं, तो ये सब का सब क्या हो गया? मैटर हो गया। लेकिन एक चीज़ को मैं नहीं देख सकता, यहाँ पर जो अंधेरा है, ठीक है, जो वैक्यूम है, जो कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो जो वैक्यूम है, मैं उसे यहाँ पर एंटी मैटर कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर की बात कर रहे हैं ना, तो 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर का मतलब ये जो डार्क मैटर है इसकी बात हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसे मेजर कर सकें? नहीं, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और इंसान इस तरह से चीज़ों को समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो हो सकता है आने वाली किसी जनरेशन में ये पॉसिबल हो जाए कि हम इस डार्क मैटर को भी मेजर कर सकें। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं और क्या क्या अभी हमें बाकी पढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो मैटर की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बार बार पूछा जाएगा आपसे इसकी डेफिनेशन, रट लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, मैंने कहा था ना 95% प्लस मार्क्स की बात मैं करूंगा, तो 95% प्लस मार्क्स पता है कैसे आते हैं? जब आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन वही चीज़ लिखें जो क्वेश्चन में पूछी गई हो। ठीक है, कैसे मार्क्स आएंगे? आपने मैटर को जो समझना था, जो भी एग्जाम्पल से समझना था, आपने समझ लिया। लेकिन अब जब लिखने का नंबर आए ना, जब आपको कॉपी में लिखना हो, तो कॉपी में लिखते वक्त आप वही लिखिए जो इसकी सटीक डेफिनेशन है। अगर आपको ये लगता है कि सचिन सर तो कह रहे हैं कि रट लो, तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि रट लो। डेफिनेशंस, रूल्स, लॉज कभी भी अपनी तरफ से मत लिखिए हमेशा, क्योंकि जिन्होंने उसे लिखा है ना, देवर साइंटिस्ट, देवर स्कॉलर, वो जीनियस थे। उनके जैसा आप लिख पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने सारे बच्चों से यही कहता हूं कि आप जो भी इमेजिनेशन आपको डालनी है ना, वो न्यूमेरिकल्स में जब कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे ना तब डालिए। लेकिन जब रूल लिखने की बारी आए या कोई भी लॉ लिखने की बारी आए, डेफिनेशन लिखने की बारी आए, तो उसमें कोई इमेजिनेशन मत घुसाइए। ठीक है, वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमने अभी अभी एक टॉपिक कवर करा है, मैटर की डेफिनेशन। दूसरा,
जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है स्टेट्स ऑफ मैटर, बार बार इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं सीधे इनकी प्रॉपर्टीज़ पर जाऊंगा। लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये सारे के सारे मैटर के स्टेट्स हैं। स्टेट का मतलब क्या है? कंडीशन, है ना। सिचुएशन हो सकता है, अभी वो किस हालत में है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, मान लीजिए मैं इस तरह से लिख दूँ कि यहाँ पहले सॉलिड लिख दें, ये सॉलिड आ जाएगा, दूसरा लिक्विड लिख दें, ठीक है, और तीसरा गैस आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ना डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। ये तरीका बहुत अच्छा है। मैं हर एक बच्चे को यही रिकमेंड करता हूँ कि कॉलम मेथड से पढ़ो। जब भी डिफरेंशिएट करना हो ना किसी चीज़ में, हमेशा कॉलम मेथड। सबसे पहली चीज़ हम लिखने वाले हैं यहाँ पर शेप, ठीक है। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, जैसे आपका मोबाइल जो आपने हाथ में पकड़ रखा है उसकी शेप फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। वो बात दूसरी है कि आपने गुस्से में मोड़ दिया उसे, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन वो चेंज नहीं होती है। जिस कुर्सी पर, जिस टेबल पर, जिस सोफ़ा पर आप बैठे हुए हैं उसकी शेप चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से कि सर उसके अंदर तो फॉर्म लगी हुई है, वो उसकी तो शेप चेंज हो जाती है। तो मेरा सवाल भी आपसे आएगा कि सोफ़ा के अंदर जो फॉर्म लगी हुई है, मुझे बताइए वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। शेप पर आते हैं तो सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ठीक है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, तो मैं अभी के लिए सिर्फ इसे ऐसे लिख रहा हूँ, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। गैस की शेप भी नॉट फिक्स्ड होती है। अब ये जो दोनों में नॉट फिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जो भी लिक्विड है, मान लीजिए मेरे पास एक जग है जो सिलिंड्रिकल है, मैंने उस जग में बहुत सारा पानी भर रखा है, और मान लीजिए मैं किसी एक गमले में या फ्लावर पॉट में मैं उस पानी को भरने वाला हूं जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो अभी पानी की शेप सिलिंड्रिकल थी, और जैसे ही मैंने उसे गमले में पलट दिया तो उसकी शेप क्या हो गई? रेक्टेंगुलर हो गई। मतलब लिक्विड और गैस में जो शेप होगी मैटर की, डिपेंड करता है वो किस कंटेनर में है, किस शेप के कंटेनर में है, ठीक है, वहां से उसकी शेप आती है। आगे चलते हैं। अगर शेप की बात हो गई है तो नेक्स्ट जो बेस्ट टॉपिक है जो मुझे अच्छा लगता है वो है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है, अगर मैं फॉर्मूला से जाऊं तो इसका मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसे हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसे समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर स्पेस हो गया, उसमें अभी सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है ना, उसके पास बहुत सारी जगह है, वो अभी कहीं भी घूम सकता है। इमेजिन कीजिए उसी कमरे में 10 आदमी बैठ जाएं तो अभी भी वो घूम सकते हैं, लेकिन जितना फ्रीली पहले वो अकेला घूम सकता था उतना नहीं घूम पाएंगे। इमेजिन करिए अगर उसमें मैंने 50 आदमी भर दिए, ठीक, तो क्या अब वो घूम पाएंगे? इतना फ्रीली घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। तो समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब एक आदमी था उस कमरे में, डेंसिटी सबसे कम है, लीस्ट है। जब 10 आदमी हो गए तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, है ना। डेंसिटी क्या हो गई? पहले से बढ़ गई। तो मैं कह देता हूं मॉडरेट डेंसिटी। जब मैंने उसके अंदर 50 आदमी भर दिए तो हाईएस्ट डेंसिटी हो गई या डेंसेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर वापस चलते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं? हाईली डेंस्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं? इसे मॉडरेट में लिख देता हूं, कुछ बुक्स में मीडियम शब्द यूज किया है। और ये क्या होता है? लीस्ट डेंस होते हैं। कैसे? मैंने डीओ लगाया, जिस कमरे में मैं हूं उस कमरे में उसकी स्मेल फैल जाएगी। अगर मैं किसी बड़े हॉल में हूं, अगर मेरा डीओ बहुत ज़्यादा मतलब स्मेली है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल है, तो मैं किसी भी कॉर्नर में खड़े होकर जब उसे स्प्रे करूँगा तो पूरे के पूरे हॉल में हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि
आप इतनी सी गैस भी लेना तो पूरे के पूरे कमरे में वो भर जाएगी। ठीक है, वापस चलते हैं। यहीं पर दूसरा टॉपिक इसका समझ में आ जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कितना उसे हम दबा सकते हैं। ठीक है, कितना उसे सिकोड़ सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, अब सोफा पर जो क्वेश्चन था ना कि सर ये सोफा की जो फॉर्म है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसका आंसर है वो सॉलिड है, लेकिन उस सॉलिड के अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो एक वुड में, लकड़ी में और फॉर्म में क्या अंतर है? फॉर्म के अंदर तो एयर पॉकेट्स हैं, लेकिन लकड़ी के अंदर कोई भी एयर पॉकेट नहीं है। इसीलिए वापस चलते हैं, जो सोफा की फोम है उसकी डेंसिटी लो है। ठीक है, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वुड जिससे सोफा बना हुआ है उसकी जो डेंसिटी है हाई है। अगर कंप्रेशन की फॉर्म में पढ़ें तो जिसको कम दबाया जा सकता है वो लो कंप्रेसिबिलिटी, और जिसको ज़्यादा दबाया जा सकता है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी फॉर्म हाई कंप्रेशन है और वुड लो कंप्रेशन है। इतनी बात क्लियर है? तो मैं यहां लिखने वाला हूं, सॉलिड क्या होते हैं? ये लीस्ट कंप्रेशन या लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड क्या होंगे? मीडियम, मॉडरेट। ठीक है, और गैस में अगर हम चले जाएं तो इनका कंप्रेशन क्या होता है? हाई कंप्रेशन होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में जितनी भी हवा है, ठीक है, उस पूरी हवा को अगर मैंने किसी मशीन से मैंने उसे सक कर लिया, तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कंटेनर है जो मे बी इतना बड़ा हो, ठीक है, उस कंटेनर को अगर मैं पूरी कमरे की हवा से भर दूं तो उस कंटेनर के अंदर वो पूरी हवा आ जाएगी, बशर्ते एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वो कंटेनर इतना प्रेशर झेल पाए। ठीक है, अगर उस कंटेनर की वॉल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतना कंप्रेशन झेल पाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कंटेनर फट जाएगा। यहीं पर आ जाती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड है पेट्रोलियम गैस, मतलब गैस को इतना ज़्यादा कंप्रेस करा कि वो लिक्विड बन गई। सही है? तो कंप्रेशन जब हम करते हैं तो वो जो सिलेंडर पहले होते थे ना घर में, अब तो पाइपलाइन लग गई है सबके घर में, तो पहले वो जो सिलेंडर होते थे तो सिलेंडर की जो शीट है वो शीट बहुत ज़्यादा हैवी होती थी। तो अक्सर आपने सुना होगा कि उसके घर में सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। ना, सिलेंडर नहीं फटते। 99% केसेस में सिलेंडर नहीं फटेगा। 99% केसेस में सिलेंडर नहीं फटेगा। 1% केस क्या बनता है मैं बताता हूं। मान लीजिए पूरे कमरे में आग लगी हुई है, ये रसोई थी, पूरे कमरे में या पूरी रसोई में आग लगी हुई है। सिलेंडर में गैस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि गैस वहाँ पर हाई कंप्रेशन पर है, इसीलिए सिलेंडर ठंडा भी होता है। लेकिन जैसे जैसे गैस को टेम्परेचर मिलेगा, गैस गर्म होगी, वो एक्सपेंड करेगी, अपने साइज़ को बढ़ाएगी। एक समय तक तो वो जो सिलेंडर है उसके एक्सपेंशन को रोकेगा, संभालेगा, क्योंकि उसकी भी अपनी कोई लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर आग ना बुझा पाऊँ तो वो आग जलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और ऐसा हो सकता है कि उस गैस के एक्सपेंशन की वजह से वो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाए। जब भी सिलेंडर ब्लास्ट करेगा तो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि जिस जगह पर, जिस मकान में वो रखा हुआ है, तो उस कमरे की चारों दीवारें तो हटा ही देगा भाई साहब, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, वापस चलते हैं। हमने अभी तक शेप पढ़ लिया है, डेंसिटी पढ़ लिया है, कंप्रेशन पढ़ लिया है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है, कंप्रेशन हमने पढ़ लिया। अब अगर हम पढ़ें तो इसमें आ जाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता क्या है? बच्चे परेशान रहते हैं, सर वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। सर देखो, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जब हमने बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ?
वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, पता नहीं क्या टेंशन है। मान लीजिए इस कमरे का, जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ या जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, उस कमरे का वॉल्यूम मुझे निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, मुझे दीवार की हाइट मेजर करनी है। किसी भी चीज़ से, इंच टेप से, अपने स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। फिर मुझे क्या पता करना है, मेरा कमरे में लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। बस लेंथ को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रेथ से, मुझे एरिया मिल जाएगा, यानी बेस का एरिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है भैया, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सीधा लेना देना कंप्रेशन से है। तो पूरे कमरे की जो हवा थी, मैंने 2 लीटर की बोतल में भर ली, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 2 लीटर। उसी हवा को मैंने और ज़्यादा कंप्रेस करा, मैंने 500 ml की बोतल में भर लिया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 500 ml। ठीक है, तो ये कंप्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रेशर, कितने प्रेशर पर आपने उस हवा को भरा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहीं पर एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आपको पता हो, आपकी 4 व्हीलर या कार में जो हवा टायरों में भरी जाती है वो 32 से लेके 35 PSI आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं ट्रक की बात करूं, ट्रक का बड़ा जो पहिया होता है वो बड़ा होता है, तो ट्रक में हवा कितनी आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए कि कम आनी चाहिए? 35 से तो ज़्यादा आना चाहिए भैया, इतना बड़ा पहिया है ना। लेकिन मज़ेदार बात यह है, उसमें कंप्रेशन इतना ज़्यादा उसकी हवा होती है कि उसका प्रेशर 20 to 25 बहुत है उसके लिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है लॉन्ग रन पे उसका टायर फट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया। तो कंप्रेशन का मतलब है कि कितना ज़्यादा आप उसके वॉल्यूम को फिक्स कर सकते हैं, दबा सकते हैं, किसी छोटे कंटेनर में भर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास और टॉपिक्स भी हैं, इसमें मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हो सकता है मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, और मैं जब कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो काम की चीज़ है, वो है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि क्या स्टेट्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैं चेंज कर सकता हूं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है या लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है। तो इंटर कन्वर्जन वही है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे व्हील बना देता हूं। एक जगह हम लिख देंगे लिक्विड, एक जगह हम लिख देंगे सॉलिड, एक जगह हम लिख देंगे गैस। ठीक है, अब देखिए, समझिए चीज़ों को। यहाँ पर हम 2 तरीके से काम करेंगे। एक तो हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दूसरा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं कहूँ रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिएगा चीज़ों को। अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी ले लूँ, ठीक है, पानी को मैंने जैसे जैसे हीट किया तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, मतलब वेपर में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगी, गैस में, यानी वेपर। तो आप समझिए, इस प्रोसेस को ही इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, या वेपोराइजेशन बोलते हैं। दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, आपका जो मन करे आप बोल लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉलिड है। सॉलिड क्या हो सकता है, बर्फ हो सकता है ना। सॉलिड को मैंने हीट किया, वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। कई जगह पर इसे फ्यूजन भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसे ही शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रोसेस है जो कहता है कि गैस से मैं सॉलिड में चेंज कर सकता हूं। गैस से सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब गैस डिपॉजिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं इस व्हील को अब वापस से घुमाने वाला हूँ। ये व्हील, एक व्हील तो हो गया जो बाहर की तरफ था, एक व्हील मैं बनाने वाला हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम कुछ अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए मैं सॉलिड से गैस बनाना चाहता हूँ।
ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट मैं गैस बनाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है कैम्फर, कपूर, घर में जो आरती होती है वो कपूर से ही होती है। सब्लिमेशन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सेंटेंस क्या होगा? कैम्फर इज सबलाइम इन नेचर। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए, हो सकता है। कौन सा प्रोसेस है? इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, कोई दूसरा प्रोसेस। अगला, लिक्विड से जब मैं सॉलिड में चेंज करूंगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ये चीज़ें समझ में आई? अब देखिए, यहीं पर ना पूरे के पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें यहीं घुस जाएंगी। क्या है, मेरे पास एक मैंने ऐसे चक्र बना रखा है, ठीक है, एक व्हील बना रखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो बाहर वाला है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और जो अंदर वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सही है, तो बाहर वाला क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस तरह से। तो जो बाहर ब्लू से लिखे हुए हैं वो हैं जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एक एक करके समझना शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से गैस में चेंज होता है, प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस इनटू सॉलिड इज डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज फ्यूजन और मेल्टिंग। मतलब सॉलिड से जब पिघल कर पानी बन जाएगा, दैट इज मेल्टिंग। ठीक है, अंदर आ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, तो कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, जिससे कि बारिश होती है। ठीक है, जो बादल होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, रेन ड्रॉप्स बनती हैं, वो टाइनी माइन्यूट रेन ड्रॉप्स आपस में कोलाइड करती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद वो बड़ी ड्रॉप बनती है और वो हैवी होने की वजह से नीचे आ जाती है और वो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिक्विड से सॉलिड में जब चेंज होगा, इट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जब लिक्विड जम जाएगा, और जब वाटर जमेगा, फ्रीज होगा, तो क्या बनेगा? आइस बनेगा। ठीक है, अगला, सॉलिड से क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए? हाँ, हमने बात करी ना, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में चेंज ना होते हुए डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाए? गैस बन जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, हमारे पास इंटर कन्वर्जन था तो हमने इंटर कन्वर्जन भी पढ़ लिया। कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें बची हुई हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। चैप्टर में जो चीज़ें बची हुई हैं वो क्या हैं, समझते हैं। हमारे पास आता है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिख दूं तो ये हो जाता है छुपी हुई। ठीक है, छुपी हुई, सही, हिडन, तो यहां लिखते हैं, सही। अब क्या है ये, इसे आप ऐसे समझिए। तो मान लीजिए मैंने आइस को पिघलाया। ठीक है, आइस को पिघलाया मतलब मेल्टिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ मेल्टिंग। इसका डिफ्रेंशिएट ना बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको याद करना चाहिए। बार बार पूछा जाता है कि मेल्टिंग में और बॉइलिंग में क्या अंतर है। तो समझिए, देखिए, मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना इज मेल्टिंग। वो किसी भी चीज़ की मेल्टिंग हो सकती है, वैक्स की मेल्टिंग हो सकती है, आइस की मेल्टिंग हो सकती है, या किसी आयरन की मेल्टिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेल्टिंग का मतलब होता है व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये हो गया मेल्टिंग। दूसरा प्रोसेस हो जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग भाई पहले लिक्विड होगा, लिक्विड को ही बॉयल किया जा सकता है। वी कैन नॉट बॉयल सॉलिड्स, है ना, हम सॉलिड को बॉयल नहीं कर सकते। फर्स्ट इट हैज़ टू चेंज इनटू
लिक्विड, देन ओनली लिक्विड विल गेट बॉइल्ड। ठीक है, बॉइलिंग किस में होगा? लिक्विड्स में होगा। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। एक डिफरेंशिएट और मुझे बहुत पसंद है, क्या है? बॉइलिंग और इवेपोरेशन।